हेलो चैन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज मैटर सराउंडिंग अस। एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बेसिक्स, ठीक है। और क्लास 9 से हमारा जो साइंस का है वो बेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैटर सराउंडिंग अस। तो मैटर जो होता है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है, ठीक है। और काफी सारी चीजें जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है पूरा आउटलाइन कह सकते हैं होगा पूरे चैप्टर का, जो जो हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर होगा कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर की व्हाट द मैटर कंसिस्ट ऑफ। फिर होगा मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। वो सब डिस्कस करेंगे। फिर रिजिड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है। फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। फिर इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। फिर लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। फिर सब्लिमेशन, इवेपोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट। तो दीज आर थिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले कि व्हाट कंसिस्ट ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर, ठीक है। तो एक पेन है, पेंसिल है, ये टेबल है, या जो भी हम खा रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे जो क्लोथ्स है जो हम पहन रहे हैं, या हमारे जो हाउस की वॉल्स हैं, वो एवरीथिंग जो हमारे सराउंड कर रहा है, हमारे आसपास है, ये सारी चीजें, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, वो जो है मेड करती है मैटर की कंसिस्ट होती है। बट मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मैटर। तो मैटर इज एनीथिंग, मैटर कोई भी वो चीज है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को। मान लो कोई हमने पेंसिल रखी एक जगह पे, तो उसने उतना स्पेस जो है कवर कर लिया, राइट। कोई टेबल रखा है एक जगह पे, तो हमारे हाउस में मान लो एक कोने में टेबल पड़ा हुआ है, तो वो टेबल जो है उसने हमारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो कह सकते हैं कि वो एक मैटर है, क्योंकि ये उसने ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस को। उसका कोई मास हो, ठीक है, कोई मास हो, और कैन बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस, और हम उसको छू के सेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज है कि उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। उसके बाद उसमें मास है, एंड थर्ड सेंस कर सकते हैं वो। तो अगर ये तीनों चीजें आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो हम उसको कह सकते हैं वो एक मैटर है, राइट। वो एक मैटर है। तो मैटर इज यूज्ड टू कवर ऑल द सबस्टांसेस, मैटर इज यूज्ड टू कवर ऑल द सबस्टांसेस एंड द मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, ठीक है। यूनिवर्स जिस जिस चीजों से बना है, ठीक है, मटेरियल से, सब्सटेंसेस से, ऑल जो थिंग्स है हम उनको कह सकते हैं मैटर, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन जो मैटर की वो हमें क्लियर होगी कि मैटर एक्चुअली में मैटर होता क्या है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है मैटर का, कि मैटर में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, ठीक है। हमारी अर्थ है, ठीक है, क्या कहते हैं, ठीक है, और फायर है, वाटर है, एयर है, ऑल द थिंग्स कंसिस्ट ऑफ मैटर। ये सारी चीजें मैटर है, ठीक है। अर्थ ब्रिक्स है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे सोडा वाटर लिखा है, यहाँ पे स्मॉग है, एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर सराउंडिंग दैट। और वो तीनों चीजें इस पे अप्लाई होंगी कि वो उसके अंदर मास है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और वो सेंस कर सकते हैं, वो कंसिस्ट होगी मैटर की। एंशियंट टाइम्स में क्या होता था ना, according to the researchers carried on the our religious books and scriptures, the Indian philosopher stated that matter is made up of five constituents और तत्वास। यानी मैटर जो है पांच तत्व से बना है, पांच कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है। पहला तत्व जो है हमारा, मतलब फाइव तत्व में बात करें तो पहला एयर, दैट इज वायु। अर्थ, दैट इज पृथ्वी। वाटर, दैट इज जल। फायर, दैट इज अग्नि। एंड स्काई, दैट इज आकाश। तो इन पांच तत्वों से मिलकर जो हमारा है वो मैटर बना है, हमारे एंशियंट फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। एंशियंट फिलोसफर्स ने हमें ये चीज बताई है कि हमारे जो मैटर है वो इन फाइव चीजों से मिलकर बना है, राइट। वन सेकंड गाइस, कभी कभी स्क्रीन जो है वो हो जाती है, ठीक है। हम करेंगे, कोई नहीं। ओके,
तो एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, उस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। नॉर्मल से क्वेश्चन में भी पढ़ गए वही। इन हाउ मेनी फॉर्म्स डिड अर्लियर फिलोसफर्स क्लासिफाई मैटर? तो हमें पता है 5 फॉर्म्स में, एयर, वाटर, स्काई, फायर एंड एयर है, वाटर है, फायर है, स्काई है, और क्या है? दोबारा देख लेंगे एक बारी। एयर है, वाटर है, फायर है, स्काई है और अर्थ। अर्थ को हम स्किप कर रहे थे तो अर्थ भी है, दैट्स पृथ्वी। ओके। सो मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो है इवॉल्व करे हैं टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल्स से मिलकर बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट? नाउ दैट वी हैव डिफाइंड मैटर, लेट अस आस्क आवरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? किससे बना है मैटर? तो ऑल द मैटर कंप्राइज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। ऑल द मेटल्स कैन बी ब्रोकन अप इन अ सिमिलर मैनर में ब्रोक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, टू गेट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक करके हम मिनिमल जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वहां तक ले जा सकते हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। हम कह सकते हैं कि ऑल द मेटल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, बिकॉज हम उसको ब्रोक कर सकते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस। तो पार्टिकल कह सकते हैं हम दो पार्ट्स, दो तरीके का होगा, एक एटम होगा, एक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यू नो द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो हमने ये समझा कि मैटर किस चीज से बना है। ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, राइट? अब प्रॉपर्टीज समझते हैं मैटर की, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इनमें पड़ा मैटर है, और दीज पार्टिकल्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके इन पार्टिकल्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर लेड डाउन इन अ थ्योरी कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के अंदर इन चीजों के बारे में लिटिल डाउन किया गया है कि एक्चुअली में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो stated very simply, the kinetic theory of matter states क्या बताती है kinetic theory of matter? कहती है कि all matter comprises of small particles। सबसे चीज, पहली चीज जो हमने ऑलरेडी पढ़ रही है कि all जो मैटर है वो कंसिस्ट होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। सेकंड चीज है कि these particles have space in between them, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पहले तो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, फिर दूसरा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तीसरा क्या है, द पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो है हेयर एंड देयर मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। फोर्थ है द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? एक दूसरे को तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पार्टिकल जो है मैटर के, उसकी स्पेस, उसमें बीच में स्पेस होता है। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि मैटर जो है मेड होगा स्मॉल पार्टिकल्स का, ये तो हमें पता ही है। द पार्टिकल्स हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। अगर हम अपने आंखों में देखेंगे तो हमें उनके बीच का जो स्पेस है वो नहीं दिखेगा। पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा माइन्यूट स्केल पे होता है। But particles of other matter can get between these spaces without increasing the volume। और other matter के जो particles हैं वो इनके space के बीच में occupy कर सकते हैं, और without increasing the volume, यानी वो volume same रहेगा, but जो उनके space होगा particles के बीच में, existing particle के बीच में जो space होगा उसको occupy कर सकता है दूसरा matter। ठीक है, और ये भी चीज पढ़ी कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। क्यों पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूव क्यों कर रहे हैं? पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन मैटर मूव कॉन्टिन्यूसली, मूव कर रहे हैं एक दूसरे की जगह, एक दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दिस पार्टिकल्स मूव शो थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। तीन टाइप्स के मोशन जो है मूव करते हुए शो हो रहे हैं। पहला हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। क्या है ट्रांसलेटरी मोशन? जब पार्टिकल्स मूव होंगे स्ट्रेट लाइन में और चेंज करेंगे डायरेक्शन विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और जब चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन तो कोई एनर्जी या लॉस नहीं हो रही है, और विद अनदर पार्टिकल और द वॉल ऑफ द कंटेनर, द मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। पहली चीज क्या बोली मैंने, कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं और मूव करते वक्त कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कोलाइड कर रहे हैं विद अदर पार्टिकल्स। ठीक है, जब दूसरे पार्टिकल्स कोलाइड भी कर रहे हैं तो भी, और ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो उस मोशन कहेंगे हम ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है गैसेस में, क्योंकि अगर गैस के अंदर पार्टिकल मूव करेगा तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। और लीस्ट होता है सॉलिड व्हेन कंपेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड सॉलिड्स में बहुत कम होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस होता है अगर फिर मूव कर जाए। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल, अभी हमने ट्रांसलेटरी बड़ा, हम पढ़ते हैं रोटेशनल। ठीक है, तो जब भी पार्टिकल
मूव होगे अराउंड देयर ओन एक्सिस, अपनी ओन एक्सिस से मूव करेंगे। द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मोशन। दिस मोशन इज सिमिलर टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। हमारी अर्थ जो है एक पॉइंट पर रोटेट करती रहती है, ठीक है, रोटेट करती है, रोटेशन होता है, तो उस मोशन को हम कह सकते हैं कि रोटेशन मोशन है, ठीक है। रोटेशन मोशन विल बी हाई इन गैसेस एंड इन लिक्विड्स, लिक्विड्स और गैसेस में जो रोटेशन मोशन है वो ज्यादा स्पीड में होता है, हाई होता है, ठीक है। और हमारा जो थर्ड है वो हमारा वाइब्रेशनल मोशन, when particle have to and fro, when particle have to and fro motion, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, अबाउट अ मीन पोजीशन, एक मीन पोजीशन रिलेटेड आगे पीछे हो रहा है, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, द मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन। और दो मोशन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स, तो जो ये क्या कहते हैं मोशन है ये सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, और एज पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्टिकल जो है रिजिड स्ट्रक्चर में होते हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है सॉलिड के अंदर इस तरीके से ज्यादा अच्छे से देखा गया जाता है। और हमने दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, पहले तो पढ़ा कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, और उसके मोशन देखा कि मूव करता है पार्टिकल कंटिन्यूअसली। थर्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, द फोर्स इन विच विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर वेराइज फ्रॉम मैटर टू मैटर, यानी एक मैटर का जो अट्रैक्शन का पावर होगा वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द अदर मैटर। तो in some kind of matter, waste paper, matchstick, if the force is small, as we can tear it easily, हम आराम से इसको तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इजीली। लेकिन मान लो कोई अदर मैटर है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है, लाइक आयरन नेल, जहां पे फोर्स जो है बहुत ज्यादा लगेगा, एज वी कैन नॉट ब्रेक द नेल इजीली, तो कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स है ना वो कितनी अट्रैक्ट है, अटैच्ड है एक दूसरे से, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको उसके पार्टिकल्स को हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक पेपर रहेगा नॉर्मल पेपर, उसको हम शीट को इजीली फाड़ सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम एक प्रॉपर पूरा रजिस्टर दे देंगे तो उसको फाड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से आयरन नेल जो होती है उसको हम तोड़ना, हम अपने अपने फोर्स से नहीं तोड़ सकते इजीली, बिकॉज के पार्टिकल बहुत ज्यादा अटैच होते हैं एक दूसरे से, राइट। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। इसे पूछा है व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, अगर हम शुगर को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा। वेयर डज द शुगर गो, शुगर कहाँ चली जाएगी, क्योंकि हम जब मिलाते हैं शुगर जो गायब हो जाती है, और पानी के जो जो वाटर जो है होता है वो मीठा हो जाता है, ठीक है, शुगरी उसका शुगर टेस्ट हो जाता है, ठीक है, स्वीट हो जाता है पानी, ठीक है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, अगर हम शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे तो क्या शुगर कहाँ जाएगा, ठीक है। क्या होता है when the sugar dissolved in water its tiny particles break off हो जाते हैं from the solid sugar crystal, जो sugar crystal के पार्टिकल होते हैं ब्रेक ऑफ हो जाते हैं पानी के अंदर जाके, the sugar particles go into the spaces between the particles present in the water, ठीक है। वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है उसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो जाके अटैच हो जाते हैं, एंड द मिक्स विद देम टू फॉर्म शुगर सोल्यूशन बन जाता है, यानी शुगर जो क्रिस्टल होता है वो अपना पार्टिकल का जो मैटर होता है वो छोड़ के वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच के स्पेस को कवर कर लेते हैं और मिल जाते हैं, प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं उसके साथ। The dissolution of sugar in water tells us that the matter here, the sugar and the water, is made up of small particles, ठीक है, small particles हैं, और the particles of the matter that is water have space between them, ठीक है, उसके बीच में स्पेस है, यानी शुगर और वाटर के पार्टिकल स्मॉल है और उनके बीच का जो स्पेस है वो वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है, तभी वो जाके शुगर जो है उसके पार्टिकल उसको रिप्लेस कर लेते हैं और वो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, राइट। तो हम समझे अच्छे से कि किस तरीके से पार्टिकल जो है अट्रैक्ट करते हैं, और ये वाला इलस्ट्रेशन बेचे थे। अब एक टॉपिक है जो है डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डिफ्यूजन समझेंगे तो हमारी काफी चीजें क्लियर होंगी, राइट। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट, क्या है, द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, जब एक सब्सटेंस जो मिक्स हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है विद अदर सब्सटेंस, तो उसको हम कहेंगे, और उसका मूवमेंट और मोशन जो होता है उसके पार्टिकल का, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, यानी कि द मिक्सिंग स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस जो मिक्स हो जाता है और स्प्रेड होता है विद अदर सब्सटेंस ड्यू टू द मूवमेंट और मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स, जब उसके पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो होता है वन सब्सटेंस का इनटू अनदर सब्सटेंस गोज अंटिल द यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म,
जब तक होता रहता है जब तक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म नहीं हो जाता, यानी कि डिफ्यूजन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, ठीक है, गोज अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म। लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ इट, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। टेक अ वन बीकर विच इज फुल ऑफ वाटर, एक पानी का भरा, एक पानी से भरा हुआ हमने ले लिया, बीकर ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या किया, पोटेशियम परमोग्रेट मिला दिया, पोटेशियम परमोग्रेट मिला दिया पर्पल कलर का, ठीक है, इन वाटर। ग्रेजुअली क्या होगा, यू विल सी दैट द पर्पल कलर क्रिस्टल स्टार्ट्स टू डिफ्यूज, मिलने लगेंगे, मिक्स होने लगेंगे, डिफ्यूज होंगे, डिसॉल्व होने लगेंगे इनटू वाटर। और आफ्टर सम टाइम क्या होगा, यू विल सी पर्पल कलर, पर्पल इन वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा पर्पल इन कलर, ठीक है। पहले वाटर जो है हमारा, जो वाटर जो है यहाँ पे जो कलरलेस वाटर है, ठीक है, उसके अंदर हमने पर्पल कलर मिलाया, ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट मिलाया, उसके बाद पर्पल कलर जो स्प्रेड हो गया अपवर्ड, मिक्स होने लग गया, और छोटे जो ऑल द वाटर बिकम्स पर्पल यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ वाटर एंड पोटेशियम परमंगनेट। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन, यानी कि पार्टिकल जब तक मूव करता रहेगा सब्सटेंस में विद अदर सब्सटेंस तब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ना बन जाए, ठीक है, इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन गैसेस में किस तरीके से होता है, ठीक है, गैसेस में डिफ्यूजन किस तरीके से होता है। डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से होता है, यानी एक गैस का दूसरी गैस में मिलना बहुत ज्यादा फास्ट होता है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी क्विकली, पार्टिकल जो होते हैं गैस के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्विकली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस। तो एग्जांपल वन लेते हैं हम लोग। एग्जांपल वन क्या है, द स्मेल ऑफ अ फूड बीइंग कुक्ड, अगर कोई खाना बना रहा है किचन में, ठीक है, और तो हमें बहुत जल्दी उसकी स्मेल आ जाती है, ठीक है, उससे खुशबू आ जाती है हमारे पास तक, ठीक है, अगर हम कंसिडरेबल डिस्टेंस में तब भी। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे हॉट सिजलिंग फूड है रीचेस अस इवन व्हेन वी आर एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, बट टू गेट द स्मेल ऑफ कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज टू इट, ठीक है। अगर कोई चीज हॉट है यानी बर्निंग है, यानी मान लो कोई गरम गरम फूड है, तो उसकी स्मेल हमारे बहुत जल्दी आएगी, ठीक है, क्योंकि वो वेपर फॉर्म में हमारे पास गैस ट्रेवल कर जाएगी इजीली। बट अगर कोई कोल्ड फूड है, ठीक है, ठंडा खाना है, तो हमें उसके पास जाके उसकी स्मेल लेनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कंसिडर करने वाला, ठीक है, पहली बात तो गैस जल्दी रीच करेगी, दूसरा अगर हॉट होगा तो जल्दी हम और अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे से मूव करेगी वो, राइट, ठीक है। थर्ड इज दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेस, the rate of diffusion of hot gases released by the hot sizzling food is much faster, ठीक है, much faster, बहुत ज्यादा फास्ट है, देन द रेट ऑफ कोल्ड गैस रिलीज बाय द कोल्ड फूड, ठीक है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, when someone opens a bottle of perfume, कोई परफ्यूम की बोतल ओपन करता है, आप भी जानते हैं कि जैसे हम परफ्यूम की बोतल को ओपन करते हैं तो क्या होता है, अगर हम एक कॉर्नर में मूव ओपन करेंगे तो उसकी जो स्मेल होगी स्प्रेड हो जाएगी होल रूम, क्विकली जल्दी जल्दी स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। when the bottle perfume is opened then the liquid perfume quickly changes into vapor, जो लिक्विड है वो जल्दी से चेंज हो जाएगा वेपर फॉर्म में और गैस की फॉर्म में। और द परफ्यूम वेपर्स मूव वेरी रैपिडली, मूव करेंगे बहुत ज्यादा रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, इन एयर, और मिक्स हो जाएंगे विद द एयर पार्टिकल्स, ठीक है, और हैंस स्प्रेड विद एयर इन द होल रूम, ठीक है, और होल रूम में स्प्रेड हो जाएंगे, राइट, होल रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। एग्जाम्पल थ्री की बात करें तो द लीकेज ऑफ कुकिंग गैस लाइक एलपीजी, अगर एलपीजी कहीं से अगर आप किचन में जाते हैं और गलती से भी आपको स्मेल आती है कहीं पे एलपीजी लीक हो रहा है, तो उसकी स्मेल बहुत तेज आपको सेंस हो जाएगी, ठीक है, वो डिटेक्ट कर लेगा ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस दैट इज इथाइल मेरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मेरकैप्टन जो होता है, ठीक है, उसकी स्मेल जो है बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगी जो एलपीजी में होती है और प्रेजेंट होता है कुकिंग गैस में, ठीक है, एयर में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी। तो इस चीज से क्या कहते हैं, समझते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है गैस में वो बहुत ज्यादा होता है, अगर वो गैस हॉट है तो और जल्दी होगा, ठीक है। डिफ्यूजन लिक्विड किस तरीके से होता है, डिफ्यूजन लिक्विड जो है थोड़ा सा स्मॉलर होता है, ठीक है, स्लोअर होता है, सॉरी, देन इन गैसेस, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स जो लिक्विड होते हैं तो क्लोज होते हैं और मूव जो स्लो करते हैं एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन गैसेस, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, इफ अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वाटर इन अ बीकर, बीच में सबसे नीचे रख दिया बीकर में, ठीक है, देन द पर्पल कलर ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट प्लेस्ड इनटू द वाटर स्लोली, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो मिलेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं डिफ्यूजन जो है लिक्विड में थोड़ा सा कम स्लो होता है, यानी कि अगर हम एक लिक्विड चीज है उसके अंदर में सॉलिड चीज रख दी, लाइक एक लिक्विड चीज है उसके अंदर हम सॉलिड चीज रख दी पोटेशियम परमैंगनेट, तो थोड़ा स्लोली स्लोली वो
क्या कहते हैं, मिक्स होगा वाटर के साथ, डिफ्यूज होगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। और अगर हम दूसरी चीज माने, लिक्विड इन वाटर की बात करें, लिक्विड है वाटर के अंदर, ठीक है, उसकी बात करें, इफ वी ड्रॉप अ इंक इस इफ वी ड्रॉप ऑफ इंक पुट इनटू अ बीकर ऑफ वाटर, एक वाटर है, उसके अंदर हम लिक्विड, इंक भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लिक्विड इन लिक्विड की बात हो रही है। अगर हमने इंक जो है वो वाटर में हल्की सी मिलाई, ठीक है, हल्का सा हमने पेन का जो इंक होता है वो थोड़ा सा मिलाया, ठीक है, देन द कलर ऑफ द इंक स्प्रेड इनटू द होल वाटर ऑफ द बीकर, स्प्रेड हो जाएगा जल्दी थोड़ा सा। The spreading of ink in water on its own is due to the diffusion of ink particle into the water, ठीक है, इंक पार्टिकल जो है डिफ्यूज हो जाएगा वाटर में जल्दी एज कम्पेयर टू द पोटेशियम परमैंगनेट जो हमने लिक्विड के अंदर डाला था, राइट। तो द गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है एसेंशियल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑक्सीजन जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। The carbon dioxide gas and oxygen present in the air or atmosphere diffuse होती है into the water of ponds or lakes, rivers or seas and dissolve हो जाते हैं इसमें। जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो लेक्स में, वाटर बॉडीज में डिसॉल्व होती है, डिफ्यूज होती है, ठीक है। और उससे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्रिपेयर करते हैं अपना फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और एक्वेटिक एनिमल्स यूज करते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को ऑफ वाटर फॉर ब्रीथिंग पर्पस, राइट। तो किस तरीके से डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का इनटू वाटर हमने देखा, ठीक है। डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड में भी होता है, ठीक है, कुछ अलग तरीके से। किस तरीके से? डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ यू राइट समथिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड, अगर हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, और हम उसको छोड़ देते हैं काफी दिन तक के लिए, ठीक है, हम उसको साफ नहीं करते, लिखा हुआ छोड़ देते हैं, से एटलीस्ट 10 और 15 डेज हमने उसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, वी विल फाइंड बिकम इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बैक बोर्ड आफ्टरवर्ड्स। यानी अगर हम कुछ 15 दिनों बाद उस ब्लैक बोर्ड को साफ करेंगे ना डस्टर से, तो इजीली साफ नहीं होगा। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सम ऑफ द पार्टिकल जो चौक के होते हैं ना, वो डिफ्यूज हो जाता है इनटू द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। जो चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। और अगर हम उसको बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं ऐसे, और जब उसको साफ करेंगे तो क्लीन नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल डिफ्यूज हो गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, इफ टू मेटल ब्लॉक्स आर बाउंड टुगेदर, अगर दो मेटल के ब्लॉक्स हैं वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, टाइटली, और केप्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक हमने उसको छुआ ही नहीं, हिटाया नहीं, then the particles of one metal are found to have diffused into the other metal, ठीक है, वो डिफ्यूज हो जाता है अदर मेटल। अगर कोई एक आयरन पार्टिकल है और दूसरा आयरन पार्टिकल, हमने उसको बिल्कुल एकदम क्लोजली रख रखा है साथ में काफी सालों तक, तो एक जो मेटल का पार्टिकल होगा दूसरे में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हमें ये समझ आया कि जो गैस होती है वो डिफ्यूज करती है वेरी रैपिडली, ठीक है, डिफ्यूज होती है बहुत ज्यादा, मिल जाती है इजीली। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैस का है वो वेराई करता है इनवर्सली एज द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है, एक फॉर्मूला है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली वेराइज इनवर्सली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। तो गैस का जो डिफ्यूजन का रेट है वो कह सकते हैं 1 अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। क्या है डिफ्यूजन का जो रेट है गैस का, उसको कह सकते हैं 1 अपॉन, इनवर्स रिलेशन है, स्क्वायर रूट किसका है, डेंसिटी का, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये है, इसका फॉर्मूला है, याद करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, पता होना चाहिए बट, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहिजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहिजन क्या होता है, ये चीज समझते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहिजन क्या होता है? देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। हमने पढ़ा है कि कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के अंदर, जो उसको बाइंड करके रखते हैं, जो उसको फॉर्म देते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस, इस तरीके से मूव कर, अट्रैक्शन है फोर पार्टिकल्स के बीच में, वही उसका मैटर का नेचर डिफाइन करता है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेजन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेजन कहते हैं। अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम होता है सॉलिड्स के अंदर ऑफ मैटर, और मिनिमम होता है इन द पार्टिकल ऑफ गैसेस मैटर। यानी गैस का जो मैटर होगा उसके अंदर जो क्या कहते हैं, जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। इसलिए सॉलिड की जो चीज होती है वो एकदम उसका मास जो डिफाइन होता है,
कितना इसका साइज है, पार्टिकल कितना है, कितना बड़ा है, वो डिफाइंड रहता है। बट गैस जो है मूव हो जाती है हियर एंड देयर इजीली, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं है, एक दिन कोहिजन भी है, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन की बात करते हैं। फाइंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, ठीक है, लिक्विड में होगा और गैस में होगा। सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, नॉट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, किस तरीके से पार्टिकल जो है क्या कहते हैं, स्प्रेड होंगे, डिफ्यूज होंगे। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा कम, फिर लिक्विड में, और गैस में सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कुछ नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो तीनों चीजें हैं वो हमारी जो है शेड्स ऑफ मैटर कहते हैं, ठीक है। आइस है, आइस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा आपस में एक क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, तो वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लिक्विड के पार्टिकल जो है हेयर एंड देयर थोड़े थोड़े इधर उधर रहते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस रहता है पार्टिकल्स के बीच में। और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं और दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो इसी विषय में समझ आया काफी हद तक कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है बेसिकली मैटर किस तरीके से कंसिस्ट होते हैं उसके पार्टिकल, ठीक है। एक चीज और, सॉलिड जो होती है उसकी डेफिनेट शेप होती है, उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, यानी डेफिनेट का मतलब एक फिक्स होती है, ठीक है। तो दे आर हार्डर देन द लिक्विड एंड गैसेस, इसलिए वो हार्डर होते हैं लिक्विड और गैस से कंपेयर किया जाए तो। दूसरा हमारा लिक्विड है, लिक्विड है, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट शेप डेफिनेट नहीं होती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा था, यहाँ शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है, यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम डेफिनेट है, यानी कितना क्वांटिटी है वो डेफिनेट है, बट नो डेफिनेट शेप। दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालेंगे लिक्विड उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। थर्ड है हमारा गैस, उसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है। अगर टाइटली कंटेन्ड कंटेनर में आप डाल दोगे तो उसमें भी गैस आ जाएगी, और थोड़ा सा खुले एनवायरमेंट रखोगे तो उसमें भी गैस ऑक्यूपाई हो जाएगी, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, राइट। तो दे ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस अवेलेबल to them and take the shape of the container in which they are stored, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज हमने अच्छे समझ ली। एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इज अ स्टेट ऑफ, इज फ्यूज एंड आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फ्यूज और आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज प्रेजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे प्रेजेंट होता है, लाइक कोर ऑफ द सन, यस, अर्थ की कोर में। और द फ्यूज ion mass is neutral as it consists of positive ions and a pool of electrons, ठीक है। वहां पे पॉजिटिव आयंस होते हैं एज अ फ्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसलिए वो न्यूट्रल होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 99% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो फ्यूज है आयोनिक मास से, ठीक है। आयंस प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स के अंदर, जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। पॉजिटिव आयन है, न्यूट्रल रहते हैं, इसलिए रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें पता नहीं चलता, बट वो प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें पता है कि हमने सॉलिड पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है और प्लाज्मा है, ठीक है, पॉजिटिव और वो सब, ठीक है। और अगर हम हीट करेंगे तो धीरे धीरे जो है एक्सपैंड करेंगे, सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, फिर प्लाज्मा है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो ये देखो सॉलिड है, ठीक है, फिर फ्रीज करेंगे, मेल्ट करेंगे तो लिक्विड होगा, वेपराइज होगा तो गैस होगा, और आयनाइजेशन होगा तो प्लाज्मा होगा। और वापस का सिंपल प्रोसेस अगर बैकवर्ड आना है तो प्लाज्मा से गैस में डी आयनाइजेशन होगा, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन होगा, और लिक्विड से सॉलिड में फ्रीजिंग होगा, ठीक है, फ्रीजिंग होगा। तो ये जो है कंसिस्ट करता है हमारा पार्ट्स ऑफ मैटर, ठीक है। ये हमारे मैटर के पार्टिकल चीजें हैं, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे लिक्विड, गैस और सॉलिड के, ठीक है। पहले सॉलिड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सॉलिड जो है इसकी शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। सॉलिड है हाई डेंसिटी, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। सॉलिड जो होते हैं शो होते हैं ओनली स्लाइट एक्सपेंशन और हीटिंग, यानी हीटिंग करोगे बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं होंगे, स्लाइट एक्सपेंशन होगा। और दे हैव अ स्लाइट और नो कंप्रेसिबिलिटी, जितना है साइज उतना ही रहेगा, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, बिकॉज पार्टिकल्स ऑलरेडी टाइटली अटैच्ड हैं, तो इससे ज्यादा हम और ज्यादा उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स की कोई फ्लो नहीं होता, ऐसे नहीं पानी की तरह फ्लो करेंगे, वो नहीं होता। दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल की जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड, सॉलिड से डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो शेप ले लेती है किसी भी फॉर्म में, अगर हम उसको किसी भी कंटेनर में पुट करते हैं। लिक्विड शो स्लाइट एक्सपेंशन और हीटिंग,
हीट करोगे तो वेपर की फॉर्म में होगा, तो एक्सपेंशन तो हो रहा है, बट मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंशन होगा। दे हैव अ स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन लिक्विड, सॉलिड कंप्रेसिबिलिटी है बट सॉलिड से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। लिक्विड जनरली फ्लो इजीली, बहुत इजीली फ्लो करेंगे, और दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट बिलो द रूम टेम्परेचर, उनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, ठीक है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर से बिलो होता है। और इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होती हैं आर स्ट्रांग होती हैं इनफ टू कीप द पार्टिकल टुगेदर, टुगेदर रखने के लिए इनफ होती है, बट नॉट स्ट्रांग इनफ टू कीप देम इन अ फिक्स पोजीशन। इसीलिए हम किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी पोजीशन ले लेता है वो, ठीक है, इतना भी फिक्स नहीं होती कि वो पार्टिकल मूव भी ना करे, जैसे कि सॉलिड में होता है कि जैसी शेप है वैसी शेप रहती है, ठीक है। बात करते हैं लिक्विड गैस की, तो गैस है इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और शेप उसका शेप और वॉल्यूम जो है फिक्स नहीं होता, वो कोई भी शेप ले सकता है, कोई भी वॉल्यूम ले सकता है। गैस जो है लो डेंसिटी की होती है बहुत ज्यादा, गैस जो है एक्सपैंड करती है कंसिडरेबली, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड करेगी जल्दी जल्दी, ठीक है। दे हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी उनकी हाई होती है। गैस जो होती है फ्लो करती है फ्रीली। They have their melting and boiling point, but below the room temperature. Below the room temperature, वो boiling और melting point. और intermolecular forces जो होती हैं वो very weak होती हैं, and the particles जो है move करते हैं very freely. ठीक है, move करते हैं इधर से उधर freely. ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे। गिव टू रीजन फॉर सेइंग दैट वुड इज अ सॉलिड। हम क्यों कहेंगे कि कोई ऐसा रीजन बताओ कि वुड सॉलिड है, तो पहला रीजन क्या है, वुड की फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है, इसलिए वो सॉलिड है। हमने पढ़ा है कि सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है और जो शेप होती है वो फिक्स होती है, ठीक है, इसलिए वुड जो सॉलिड है। सेकंड है, a substance has a definite volume but no definite shape, shape whether the substance it is solid liquid or gas। हमें पता है कि जिसकी वॉल्यूम फिक्स हो बट शेप फिक्स ना हो वो लिक्विड होता है, ठीक है। नेम द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर विच कैन बी इजिली कंप्रेस। ऐसा कौन सा फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है जो कि कंप्रेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है, तो क्या होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा, लेकिन लिक्विड भी इतना अच्छे से कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे गैस लेंगे। एक है अ सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट शेप एज वेल एज अ डेफिनेट वॉल्यूम, एक सब्सटेंस है इसका डेफिनेट शेप भी है, डेफिनेट वॉल्यूम भी है। विच फिजिकल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय स्टेटमेंट, तो हमें पता है तो सॉलिड है क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वो है, ठीक है। एक सब चांस है जिसका फिक्स शेप नहीं है ना फिक्स वॉल्यूम है, स्टेट वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैस, और गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई दैट। मान लो पहले तो ये तो इसका आंसर तो गैस है, सिंपल सा बात है, ठीक है। और दो रीजन बताने जस्टिफाई करना स्टेटमेंट को। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फिक्स वॉल्यूम है बट नो फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है बट नो फिक्स शेप है, इस वजह से वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर। दूसरा एक आयरन है एल्मीरा जो कि सॉलिड है, तो ये क्या है, इसकी फिक्स शेप भी है और फिक्स वॉल्यूम भी है, ठीक है, हमें बता दिया, सिंपल चीज है, ठीक है। अब बात रही, अभी हमने पढ़ा रिजिड और फ्लूइड की बात करी, तो अब उसको भी कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली में रिजिड और फ्लूइड का मतलब क्या होता है। रिजिड मतलब जो फिक्स शेप होती है, फ्लूइड मतलब जो मूव मूव कर सकती है इजीली, कंटेनर में शेप ले लेती है लाइक लिक्विड, ठीक है। रिजिड मींस अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, अनबेंड बेंडिंग कर सकते हैं, इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है। लाइक स्टोन इज अ रिजिड बिकॉज इट इज अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लूइड मींस अ मटेरियल व्हिच कैन फ्लो इजीली, बहुत इजीली फ्लो होता है, एंड रिक्वायर्स अ वेसल और कंटेनर टू कीप, उसको रखने के लिए कुछ कंटेनर वेसल रखना पड़ेगा, राइट, लाइक वाटर, मिल्क, ठीक है, जूस, कोल्ड ड्रिंक, दीस ऑल आर फ्लूइड। अ सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड जो एक रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है। ड्यू टू देयर रिजिडिटी, एक रिजिडिटीनेस की वजह से solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। अगर कोई आउटसाइड फोर्स लगा रहा है तो उसकी जो शेप होगी वो रिजिड रहेगी, चेंज नहीं होगी इजीली। दस द मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड इज देयर रिजिडिटी, बहुत रिजिड होते हैं। सॉलिड डू नॉट रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप देम, अ ब्रिक और अ लॉग ऑफ वुड लाइक दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, which are two common solids। A liquid is a fluid form of matter, लिक्विड जो एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर जो ऑक्यूपाई करता है लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर को, ठीक है। बीइंग फ्लूइड, लिक्विड रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप देम, बिना कंटेनर के उसको कीप नहीं कर सकते ना। अ लिक्विड हैज अ वेल डिफाइंड सरफेस, वेल डिफाइंड सरफेस है,
तो a liquid can be kept in a open container, open container में रख सकते हैं. The liquid cannot escape easily from the container by itself. Water and milk are the two common liquids around us. ठीक है. बट एक जो गैस है वो भी एक फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है, बट उसका कुछ प्रॉपर्टीज अलग होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड. क्यों? विच फिल्स द होल कंटेनर वेयर इट इज केप्ट. होल कंटेनर को फिल करता है, लेकिन जो लिक्विड होता है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर में रहता है. ठीक है, बॉटम ऑफ द कंटेनर में रहता है, लेकिन गैस होगा तो पूरे कंटेनर को फिल कर देगा. और बीइंग फ्लूइड, गैस ऑल्सो रिक्वायर अ कंटेनर टू कीप देम. क्योंकि लिक्विड फ्लूइड है तो कंटेनर तो चाहिए होगा, नहीं तो हवा में उड़ जाएगा वो. ठीक है, तो कंटेनर में रखना पड़ेगा उसको भी. A gas does not have a free surface. Free surface नहीं है, so gas has to be kept in a closed container. लिक्विड का फ्री सरफेस है तो वो ओपन कंटेनर में रख सकते हैं, बट गैस को ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते. ठीक है, गैस को escape हो जाएगा अगर हम उसको ओपन कंटेनर में रखा. दिस इज व्हाई गैस आर यूजुअली केप्ट इन एयर टाइट गैस सिलेंडर. जो हमारे घरों में एलपीजी होता है वो भी एक गैस ही है. ठीक है, उसको हम कंटेनर में बंद करके रखते हैं. अगर आप उसको जब से भी खोला तो गैस जो है बाहर निकल जाएगी सारी. तो क्योंकि गैस हो गई कैप्ड जो है एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है सिलेंडर में. फ्रॉम दिस डिफ्यूजन वी कैन डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट both liquid and gases are known as fluids. Both liquids and gases are fluids, but characteristics of liquids and gases of flowing easily is called fluidity. ठीक है, उसके जो फ्लूइडिटी का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है दोनों में. ड्यू टू फ्लूइडिटी, लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज देयर शेप्स readily when subjected to outside force. यानी कि फ्लूइडिटी होने की वजह से वो शेप जो है चेंज कर लेते हैं. एक इलस्ट्रेशन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर. इनमें से कौन सा रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है. तो ईथर और अल्कोहल जो है लिक्विड है, तो वो ठीक है, गैस और लिक्विड है तो वो रिजिड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है. ठीक है, अब बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. कन्वर्जन किस तरीके का होता है एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे स्टेट में. चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ, या अगर हम टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर ज्यादा करें या कम करें, उससे जो चेंज होता है मैटर का फ्रॉम वन मैटर टू अनदर मैटर. ठीक है, उसको हम कहेंगे फिजिकल, उसको हम कहेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. ठीक है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर. जैसे कि होता है चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. यानी आइस क्यूब है वो सॉलिड है और थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी वो लिक्विड हो जाएगा, तो इसको कहेंगे चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. दूसरा है चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन. ठीक है, हमने आइस पानी भरा, ठीक है, जार में या उसमें, और उसको हमने फ्रीज कर दिया, तो क्या होगा, वो जम के सॉलिड बन जाएगा, तो हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, उसको फ्रीजिंग कहेंगे. ठीक है, इस पॉइंट पे. चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. ठीक है, यानी कि हमने पानी को एक कंटेनर में रखा और उसको हमने हीट किया तो वो वेपर की फॉर्म में लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इवेपोरेशन. फोर्थ है चेंजिंग ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. यानी गैस है और उसको हमने लिक्विड में मूव करा दिया, गैस को लिक्विड में मूव करा दिया, उसको कंडेंसेशन कहेंगे. चेंजिंग ऑफ सॉलिड टू गैस डायरेक्ट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यानी गैस है और हमने डायरेक्ट उसको आइस क्यूब बना दिया. मान लो कोई गैस है उसको हम डायरेक्ट आइस क्यूब बना दिया ठंडा करके इतना, तो वो कहेंगे हम सब्लिमेशन. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मेल्टिंग, सॉलिडिफिकेशन, यानी कि कह सकते हैं फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और सब्लिमेशन क्या क्या चीजें होती है. एक चीज का ध्यान रखना है, while pressure will not have any effect to change the physical state of a solid, but increasing the pressure in gas can bring the particles closer together so as to liquefy the gas. सॉलिड के अंदर अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा शेप में, बट अगर गैस के अंदर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो हो सकता है वो गैस जो है एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, ठीक है गाइस. तो इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो हो सकता है गैस जो अपना फॉर्म चेंज करके लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और डिक्रीज करेंगे प्रेशर को ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड हेल्प करेगा वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना. ठीक है, तो सॉलिड से लिक्विड हो जाना, लिक्विड से गैस हो जाना. ठीक है, इनको ही कहेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. ठीक है, तो एक पिस्टन लिए गैस स्टेट है. ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर है पिस्टन का. ठीक है, ये गैस है, यहाँ पे गैस फिल है. ठीक है, ठीक है गाइस. तो यहाँ पे एक हमारा कंटेनर है, यहाँ पे गैस है. ठीक है, तो इससे हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लो पिस्टन से एक गैस मार रहे हैं. मान लो ये हमारा क्या कहते हैं ये ठीक है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हम ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं. ठीक है, एयर नहीं निकलने की जगह नहीं है पिस्टन से एकदम एकदम. तो क्या अगर हम लो प्रेशर होगा,
यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। तो ये अगर लो प्रेशर है तो गैसियस स्टेट के अंदर है, ठीक है, गैस है। तो ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो लिक्विड स्टेट होगा, और अगर और ज्यादा प्रेशर होगा ना तो वो सॉलिड स्टेट हो जाएगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो पुट करेंगे अगर हम प्रेशर, एक नॉर्मल प्रेशर पुट करेंगे तो वो गैसियस स्टेट रहेगा। और ज्यादा प्रेशर पुट करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट हो जाएगा, और ज्यादा प्रेशर पुट करेंगे तो सॉलिड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना है। ठीक है, ठीक है। तो गैस से लिक्विड आने के लिए क्या करेंगे हम? कंडेंसेशन ऑफ लिक्विडेशन और लिक्विफिकेशन, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए हम फ्रीजिंग करेंगे और सॉलिडिफिकेशन करेंगे। सिमिलरली सॉलिड से हमें लिक्विड जाना है तो मेल्टिंग करेंगे, और लिक्विड से गैस जाना है तो इवेपोरेशन करेंगे, वेपराइजेशन करेंगे। ठीक है। और अगर गैस डायरेक्ट सॉलिड जा सॉरी सॉलिड से डायरेक्ट गैस जाना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो उसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर की वजह से होगा। ठीक है। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड आना, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन। क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, राइट। कंडेंसेशन नहीं कहेंगे इसको, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो भी सकता है, इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, राइट। गैस का डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इसकी वजह से होता है। एक इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है। तो गाइस हम इस इलस्ट्रेशन को एक बार अच्छे से देखते हैं, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन क्या कह रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन अ स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन केप्ट एक्सपोज्ड टू एयर। तो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जो रिस्पांसिबल होगी फॉर चेंज इन स्टेट ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको एक्सपोज करेंगे एयर में, तो क्या किसकी वजह से होगा? ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर। कौन कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिससे वो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा? पहला है डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि हम उसको ओपन एयर में रख रहे हैं तो प्रेशर कुछ नहीं लग रहा, तो ठीक है, ओपन एयर में तो वो प्रेशर कम लग रहा है। ऑल्सो ओपन एयर में एयर इन टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर हम कहीं और रखेंगे स्टोर करके सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इन दोनों चीजों की वजह से वो एयर में कन्वर्ट हो जाएगा इजिली, राइट। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? ठीक है, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इनटू टू वेज, दो वेज में चेंज कर सकते हैं। पहला है चेंजिंग द टेम्परेचर, हम अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कोई सॉलिड चीज जो है मे भी कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, और लिक्विड जो है कन्वर्ट हो जाए गैस में। और अगर हम उसका प्रेशर चेंज करेंगे, यानी प्रेशर लगाएंगे, यानी गैस को अगर हम ज्यादा प्रेशर पे करेंगे तो क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाए एंड मे बी चेंज इन सॉलिड ऑल्सो, ठीक है। By increasing the temperature, a solid can convert into liquid state, and a liquid can convert into gaseous state. And by decreasing the temperature, vice versa happen. ठीक है, ठीक है। अब मेल्टिंग और फ्यूजन की बात करते हैं। और प्रेशर में क्या होगा? अगर हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या पता गैसियस स्टेट जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और लिक्विड स्टेट जो है हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ओके, पहली बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग क्या होता है? हम मेल्टिंग फ्यूजन होता है, मेल्टिंग जो है मिलना होता है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? मेल्टिंग का दूसरा नाम फ्यूजन है। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जो है अगर वो लिक्विड और में कन्वर्ट हो जाए, हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अगर कन्वर्ट हो जाए लिक्विड फॉर्म में ऑन हीटिंग, देन इट इज कॉल्ड एज फ्यूजन और मेल्टिंग। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि अगर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे सॉलिड जो है मेल्ट हो जाए, चेंज हो जाए लिक्विड में, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। व्हेन अ सब्सटेंस, व्हेन सॉलिड सब्सटेंस, वो हीट होगा, और एनर्जी जो है, हीट एनर्जी मेक इट पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर विग्रसली। At a melting point, the particles of solid have sufficient kinetic energy to overcome the strong force of attraction. ठीक है, holding them in a fixed position, ठीक है, and break to form small groups of particles, and the solid melt to form liquid. ठीक है, समझे कि सॉलिड पार्टिकल अगर हाई हीट और एनर्जी पुट करेंगे तो पार्टिकल जो है विग्रसली मूव करेंगे एक हेयर एंड देयर सॉलिड पार्टिकल्स के, और एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो जो स्ट्रॉन्ग वो फोर्स है ना वो ओवरकम हो जाएगा, अट्रैक्शन जो है हट जाएगा, ठीक है। और जो फिक्स पोजीशन है वो ब्रेक हो जाएगी इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। इजीली समझ आया आपको, ठीक है। क्यों? हीट करने से पार्टिकल्स हियर एंड देयर बहुत ज्यादा मूव करेंगे, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी, उस एनर्जी से वो जो सॉलिड अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे लूज होने लगेगा, पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होने लगेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे लिक्विड पार्ट।
हायर द मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है और सॉलिड सब्सटेंस का, ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा ज्यादा है बिटवीन द पार्टिकल। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन नेल इज वेरी हाई 1535 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। which tells us that the force of attraction between the particles of iron is very strong, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इतना ज्यादा टेम्परेचर लाने की जरूरत पड़ेगी उसको मेल्ट करने के लिए। दूसरा है हमारा बॉइलिंग और वेपराइजेशन। अभी हमने मेल्टिंग की बात करी, एक वेपराइजेशन का फॉर्म होता है जो कि लिक्विड में होता है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस जो है चेंज हो जाएगा इनटू अ गैस। लिक्विड सब्सटेंस यानी कि हम वाटर, हमने ऑयल बॉईल करा, ठीक है, हमने पानी गर्म करने रखा गैस पे और वो धीरे धीरे भाप बन रहा है और वेपर फॉर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो कम होने लगेगी, क्योंकि पानी जो है वाटर वेपर बन के उड़ रहा है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है जब आप अपने कपड़े जो है बाहर सुखाते हैं धूप में, तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो गीले होते हैं, ठीक है, तो वो उसमें वाटर होता है, तो क्या होता है जब धूप लगती है तो हीट होती है, और वो हीट की वजह से जो हमारा कपड़े के अंदर लिक्विड होता है वो वेपर की फॉर्म में उड़ने लग जाता है, और जैसे जैसे होता है तो हमारा जो कपड़ा होता है वो धीरे धीरे सूखने लग जाता है, क्योंकि उसका जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपराइजेशन में और वेपर फॉर्म में, और वो उड़ जाता है, हवा में स्प्रेड हो जाता है, जिससे हमारे कपड़े जो है सूख जाते हैं। बट वही, अगर अगर दूसरा चीज लेते हैं, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, यानी गर्मी का टाइम है और ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर जो कंटेंट, वाटर वेपर का जो कंटेंट होता है एयर के अंदर वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट ज्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हीट की वजह से जो हमारा कपड़े होंगे उसके जो लिक्विड है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि एटमोसफेयर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। इस वजह से कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमारे कपड़े सूखते नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, ये चीज को भी याद रखना। तो बॉइलिंग हम समझ गए, वेपराइजेशन होता है जब लिक्विड जो है ज्यादा हम हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड जो है बॉयल होता है और चेंज होता है रैपिडली टू गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, उस प्रेशर को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तीसरा है हमारा कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस या वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब गैस है, हमने उसको बहुत ज्यादा कूल कर दिया तो मे बी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम कहेंगे वेयर द गैस इज कूल्ड इनफ, इतना कूल कर दिया कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। व्हेन अ स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम और कंडेंसेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इट इज द रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन, बॉइलिंग का रिवर्स है कंडेंसेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हम फ्रीजिंग की। The process of changing a liquid solidification into a solid by cooling is called freezing। यानी कोई लिक्विड चीज है, अगर हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो फ्रीज करना पड़ेगा ना, तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग। When a liquid is cooled, इसके पार्टिकल को कूल किया, इस पार्टिकल लूज एनर्जी, एनर्जी को लूज करा ड्यू टू विच दे मूव स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे स्लोली मूव करने लगेंगे। इफ द लिक्विड इज कूल्ड इनफ अप टू फ्रीजिंग पॉइंट तक, इसके जो पार्टिकल्स होंगे स्टॉप हो जाएंगे मूव करना, पार्टिकल्स मूव करना स्टॉप हो जाएंगे। लिक्विड क्या होता है, पार्टिकल थोड़ा इजीली मूव करते हैं, सॉइल में पार्टिकल मूव नहीं करते, स्टॉप होते हैं। वही चीज होगी फ्रीजिंग पॉइंट पे ले जाने के बाद, तो पार्टिकल होगा लिक्विड का मूव करना बंद हो जाएगा एंड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, और एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहेगा। एट दिस स्टेज द लिक्विड फ्रीजेस एंड बिकम्स अ सॉलिड, ठीक है। फ्रीजिंग जो है रिवर्स होता है हमारा मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग में कन्वर्ट होता है सॉलिड से लिक्विड और यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड। Freezing means solidification. From the above discussion, we can conclude that the state of matter can be changed by changing the temperature. Temperature change करेंगे तो state of matter जो है change हो जाएगा। यानी solid जो है अगर हम उसको heat करेंगे तो liquid में हो जाएगा और heat करेंगे तो gases में हो जाएगा। ठीक है, और अगर उल्टा करेंगे condense करेंगे तो गैस जो है liquid में convert हो जाएगी और freeze करेंगे तो liquid जो है solid में convert हो जाएगा। तो इफेक्ट क्या होगा, चेंज इन प्रेशर ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर जो है कंसिस्ट करता है स्मॉल पार्टिकल्स, ये पता है, और वो सेपरेट होता है बाय स्मॉल डिस्टेंसेस। और सॉलिड शेप जो होती है उसके पार्टिकल जो है उसमें जो डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, इसलिए टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड में तो है इंटर पार्टिकल्स जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। और गैसेस में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में स्पेस होता है और लार्जेस्ट होता है व्हेन कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। इट कैन जस्ट बी सीन दैट व्हेन प्रेशर इज एक्सर्टेड, तो प्रेशर बढ़ाया जाता है ऑन मैटर में, तो इफेक्ट जो होता है प्रेशर का ऑन सॉलिड विल बी नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा
as particles are very close together. Or the effect of pressure in liquid will be small, but more than liquid. The effect of pressure on gases will be the largest, as the interparticle distance are large. ठीक है? Thus, when even pressure is exerted on gases pressure exert किया जाएगा, तो particles जो है closely move करेंगे together. As the particles move close together, the attractive force between the particles increases. Attractive force increase करेगी. This increase in attractive forces help करेगा change in the state of matter, ठीक है, of gas, ठीक है, और if the pressure exert is sufficiently large, बहुत ज्यादा large है, तो attractive forces जो है increase होंगे इतने हद तक कि वो exchange जो है physical state में change हो जाएगा और change हो जाएगा to gas into liquid, जो gas है liquid में change हो जाएगा, ठीक है, process समझ आ गया आपको, right? तो रिवर्स करेंगे अगर हम इसका, तो एक्सपेक्टेड होगा कि प्रेशर जो है कम होगा और गैस जो है मूव करेगी, गैस जो है डिक्रीज करेगी, रिवर्स होगा तो गैस के पार्टिकल धीरे धीरे दूर दूर आएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से गैस। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है, डिफाइन मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम क्या कहते हैं, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब बात करेंगे लेटेंट हीट। व्हाट इज लेटेंट हीट? ठीक है, लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें पढ़ना जरूरी है। लेटेंट हीट, ठीक है, हीट विच व्हेन रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट राइज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ाया नहीं है तब, ठीक है, जब हीट जो रिक्वायर होती है बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट द राइज इन टेम्परेचर, it is called latent heat, hidden heat, because it becomes hidden in the substance undergoing the change of state and does not show its presence by raising the temperature. इन टेम्परेचर को बढ़ाए बिना जो हीट जो है ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होती है पार्टिकल में, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट। ठीक है, द लेटेंट हीट इज दैट हीट, वो हीट होती है विच इज यूज अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए यूज करते हैं, जो पार्टिकल्स के बीच में होती है सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मूव नहीं करता, इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि हम हीट नहीं कर रहे बाहर से। ठीक है, ऑफ द वेदर एंड सिंस देयर इज नो राइज इन टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट, जो पार्टिकल के ऑटोमेटिकली अंदर प्रेजेंट होती है। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस? ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है? तो इस फार्मूला है 3 into 3.4 into 2 to the power 5 joules per kg, जूल्स पर केजी एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड फ्यूजन क्या होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। पहला है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मिलना। फ्यूजन का मतलब किसी दो चीजों का मिलना, फ्यूजन होगा। और वेपराइजेशन, इससे जो पार्टिकल है वो वेपर की फॉर्म में, एक लिक्विड है वेपर हो गया गैस की फॉर्म में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजर की बात करें, द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स विच इज रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायरमेंट होती है जूल्स की टर्म्स में, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ मास, एक मास यूनिट का है, और 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फ्रॉम विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज किए बिना, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, उतना एनर्जी चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली बिना बाहर की हीट के अंदर की हीट से ही वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट, राइट? So it is found by experiment that 22.5 into the power 10 to the 5 joule, 22 into 5 into में 10 to the power 5 joule से होता है, of heat is required to change 1 kilogram of water at a boiling point 100 degrees Celsius to steam it to the same temperature of 100 degrees Celsius. So the latent heat of vaporization of water, वाटर का लेटेंट हीट क्या है? 22.5 into 10 to the power 5 joules per kilogram। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है कि लेटेंट हीट क्या होता है, हम कोई बाहर से हीट नहीं पुट कर रहे, वो सब्सटेंस की हीट जो है, लेटेंट हीट कितनी रिक्वायर होगी कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, हम कोई बाहर की हीट पुट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने ये भी चीज पढ़ ली कि अगर हम बाहर की हीट पुट करते हैं तो काइनेटिक पार्टिकल्स जो है हियर एंड देयर मूव करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट, और उससे काइनेटिक एनर्जी मूव रिलीज होती है, और धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और धीरे धीरे क्या होता है पार्टिकल के जो बीच का अट्रैक्शन होता है कम होता है, और जो पार्टिकल्स है वो चेंज हो जाता है स्टेट ऑफ मैटर। बट इस केस में क्या हुआ, लेटेंट हीट में जो सब्सटेंस है, उसके मैटर है, जो उसके अंदर की हीट है, वो कितनी रिक्वायरमेंट होगी कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो बिना आउटसाइड हीट के। ठीक है, उसको हम कहेंगे, उस हीट को कहेंगे लेटेंट हीट। इफ द लिक्विड फ्रीज हो जाएगा टू फॉर्म अ सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में, एंड स्टीम में कंडेंस हो जाएगा टू फॉर्म वाटर, an equal amount of latent heat of fusion and vaporization respectively will be given by the substance। मतलब अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बट अगर गैस से वापस लिक्विड में मूव होगा तो उसके लिए
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि लिक्विड से हम गैस में कन्वर्ट होंगे तो लेटेंट हीट जो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट अगर ये प्रोसेस उल्टा है, यानी गैस से लिक्विड में आने हैं, तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, फ्यूजन की रिक्वायरमेंट। तो डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी सॉलिड से लिक्विड में आना, ठीक है। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स which is required to convert unit of mass of 1 kg of solid into liquid from without rise in temperature, temperature rise के बिना। It has been found by experiments that 3.34 into 10 to the power 5 joule of heat is required to convert 1 kg of ice into water at the same temperature 0 degree Celsius। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, ऑटोमेटिकली लेटेंट हीट की वजह से कन्वर्जन हो रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, डिफरेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, समझ गए आप, ठीक है, क्या चीज है। इलस्ट्रेशन बात करते हैं, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बीइंग सप्लाइड कंटिन्यूअसली। ऐसा क्या है कि टेम्परेचर जो है मेल्टिंग आइस का वो राइज नहीं करता, मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर राइज नहीं करता इवन आफ्टर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। आइस सॉलिड सब्सटेंस, तो द पार्टिकल्स ऑफ आइस अट्रैक्ट वन अदर विद स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। These forces of attraction hold the particle closely packed in one state, solid ice. The heat which we supply to the ice during melting is all used to convert the forces of attraction between the earth particles, जो अंदर मूव कर रहे हैं particles, ठीक है, so that they become somewhat loose and form liquid water. The heat does not increase the kinetic energy of particles and hence no rise in temperature takes place during the melting of ice. ठीक है, ये प्रोसेस समझा आप। मान लो आइस है, सॉलिड आइस है, उसको हम रख रखा है रूम टेम्परेचर में मेल्ट होने के लिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होल्ड होगा पार्टिकल में क्लोजली पैक्ड है सॉलिड आइस में, तो हीट जो होगी वो सप्लाई करेंगे आइस में ड्यूरिंग द मेल्टिंग, इज ऑल यूज जो हो जाएगी ना, वो यूज हो जाएगी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बीच में है उसको तोड़ने के लिए काम में आएगी, ना कि टेम्परेचर राइज करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में। उससे क्या होगा, जो हीट बढ़ा रहे हैं हम, उससे जो मेल्टिंग हो रही है ना आइस की, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ वो मेल्टिंग इंक्रीज हो जाएगी, बट टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर पे क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लिक्विड जो आइस है ना, वो उसका जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो जो पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है और वो उसको रिलीज कर रहा है, पार्टिकल्स को दूर दूर ला रहा है ताकि वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उस टाइम पे ये जो एनर्जी है वो टेम्परेचर राइज नहीं करेगी, वो एनर्जी यूज हो जाएगी इन रिलीजिंग द इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी और इन लूजिंग द पार्टिकल्स टू मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड शेप, ठीक है। तो इस वजह से वो उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। बट वेन the ice has melted to form water, बट अगर आइस जो कन्वर्ट हो गया वाटर में पूरी तरीके से, अब लिक्विड हो गया, ठीक है, अगर अब हम उसको वापस इंक्रीज करेंगे हीट को, तो काइनेटिक एनर्जी वाटर पार्टिकल्स जो है हीट होने लगेगा और टेम्परेचर जो वाटर का वो शार्पली राइज होने लगेगा। उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उस टाइम पे जो वेसल होगा वो गर्म हो जाएगा और वो भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। हम बात करते हैं सब्लिमेशन की, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। सब्लिमेशन यानी कि गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाना सॉलिड, the changing of solid directly into vapor on heating and vapor of into solid on cooling is called sublimation। यानी सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना गैस में ऑन हीटिंग और गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाना सॉलिड में ऑन कंडेंसेशन, फॉर सब्लिमेशन। The common substance which undergo sublimation is ammonium chloride, iodine, camphor, naphthalene and anthracene etc। लाइक आपने टॉयलेट्स में जाते होंगे आप, तो सॉलिड फॉर्म में नेफ्थलीन वो क्या कहते हैं, नेफ्थलीन वॉल्स को डाला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट, गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन, ठीक है। उसको डायरेक्ट कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम जब जैसे ओडोनिल आपने लगाया बाथरूम में, वो सॉलिड फॉर्म में, बट अगर जाओगे तो आपको उसकी वेपर स्मेल अच्छी आएगी, खुशबू आएगी, उसको क्या मानेंगे, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। यानी वो डायरेक्ट जो सॉलिड है वो लिक्विड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है और आपको अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि वहां पे आप गए, आपको अच्छी खुशबू आई, तो क्या हुआ, वो सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, और वो डायरेक्ट आपको स्मेल आ रही, तो अब वो क्या कहते हैं, गैस फॉर्म में हो गया, सब्लिमेशन करेंगे। Another example of sublimation हो सकता है प्रोवाइड बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
अगर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को वो कॉमनली नोन एज ड्राई आइस होता है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ना कि लिक्विड में। पहले वो सॉलिड में होता है और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस जो होता है सब्लिमाइज हो जाए तो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डायरेक्टली लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो आइस है, मेल्ट होगा तो वाटर होगा, इवेपोरेट होगा तो स्टीम होगा, लेकिन डायरेक्ट क्या होगा, स्टीम हो जाएगा, और ये डिसब्लिमेट होगा तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स अंडरगो सब्लिमेशन अपॉन हीटिंग, कौन कौन से होंगे। शुगर, क्या सब्लिमेट हो सकता है, नहीं। यूरिया, नहीं। आइस, यस। कैम्फर, कैम्फर, यस। सोडियम क्लोराइड एंड आयोडीन, यहाँ पे क्या गया है, कैम्फर और आयोडीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स अंडरगो सब्लिमेशन अपॉन हीटिंग, हीटिंग में कौन कौन से होगा, कैम्फर होगा एक तो, और एक तो हमारा आयोडीन होगा, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा गैस में अगर हम उसको हीट करेंगे। आइस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आइस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, और बाकी सब चीजें भी। What happens to heat energy supplied when a solid has already melted? अगर solid already melt हो गया है तो heat energy क्या होगा, टेम्परेचर में राइज करेगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इट इज कन्वर्टेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कन्वर्ट होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट जो है बिलो द रूम टेम्परेचर है, राइट। तो उससे क्या होगा, इस फिजिकल स्टेट में तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इट इज प्रॉपर टू रिगार्ड द गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया एज वेपर्स, क्या हम कह सकते हैं कि गैसियस स्टेट ऑफ अमोनिया जो है वेपर्स की फॉर्म में होता है, तो नो इट इज नॉट, ठीक है, वो गैस से जो है वेपर की फॉर्म में नहीं होता अमोनिया, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस, सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, सब्लिमेशन में, पता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और हीट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है लेटेंट हीट, विदाउट हीट अगर हम कोई चीज कन्वर्ट हो उसको लेटेंट हीट कहेंगे, ठीक है। और लास्ट क्या, नेम द वन कॉमन सब्सटेंस व्हिच कैन अंडरगो चेंज इन स्टेट अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग, दैट इज वाटर। हीट और कूलिंग की वजह से वाटर जो है चेंज कर लेता है अपना स्टेट। हमने सारी चीजें पढ़ ली। इवेपोरेशन टॉपिक है वो भी अच्छे से करते हैं। इवेपोरेशन क्या है, एक फिनोमेना है इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू द गैसियस स्टेट बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, जब फ्रीजिंग पॉइंट से कम में हो तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, फ्रीजिंग में तो नहीं होगा बट फ्रीजिंग से कम में हो जाए, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस, बट एट द surface ऑफ वाटर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड ओनली इनवर्ड, दैट इज बिलो द surface ऑफ द वाटर, ठीक है। देखो वाटर मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट होते हैं बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स इन ऑल द डायरेक्शंस, बट जो सरफेस का वाटर हो जाए, सरफेस पे जो वाटर होता है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है पुल होता है इनवर्ड, ओनली इनवर्ड, दैट इज बाकी पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं बट जो सरफेस पे वो इनवर्ड मूव होगा बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। इससे क्या होगा, इवेपोरेशन इज फिनोमेना जो थियोरेटिकली टेक करता है प्लेस इन ऑल लिक्विड्स, बट इन जनरल वी से इवेपोरेशन वी मीन इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर जनरली हम कंसीडर करा जाता है। तो वेपर क्या होता है, a substance that can exist in gaseous state, कोई भी सब्सटेंस जो कि गैसियस स्टेट में रह सकता है, ठीक है, एट टेम्परेचर एट विच नॉर्मली इट इज सॉलिड और लिक्विड, उस टेम्परेचर पे जहां पे वो नॉर्मली सॉलिड लिक्विड होता है उसको हम कहेंगे वेपर, ठीक है, उसको हम कहेंगे वेपर। एग्जांपल्स हो गए सॉलिड्स के दैट कैन एग्जिस्ट इन वेपर और कैम्फर और नेफ्थलीन जो हमने पढ़ा, यानी वो सॉलिड फॉर्म में भी है और वो एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर में गैस फॉर्म में भी है। नेफ्थलीन बॉल्स हो गई, कैम्फर हो गया, कैम्फर हो गया मतलब जो खुशबू चीज के लिए हम रखते हैं ना, उसकी स्मेल अच्छी लगे, कैम्फर होता है, तो हमें पता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन का ये पता है हमें, इवेपोरेशन है, उसको बॉइल करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, ठीक है। और सन होता है, सन हीट करता है वाटर बॉडी को, वो वाटर बॉडी जो है हीट रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, और ठीक है, और टेम्परेचर जो है सॉरी वाटर वेपर जो है राइजिंग होते हैं। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन जो है डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे और वेदर कंडीशन पे, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, सरफेस एरिया कितना है और प्रेशर कितना है, वेदर कंडीशन कितनी है, क्या है, उस पर डिपेंड होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है इंक्रीज होगा अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो, लार्ज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है स्प्रेड हो जाएंगे और जो है सरफेस जो है बड़ा हो जाएगा इस वजह से, और तो इंक्रीज करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर वाटर molecules breaking free on acquiring sufficient kinetic energy, ठीक है। इवेपोरेशन जो होगा ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे होगा,
एज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, और दिस इंक्रीज द एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स जो रिक्वायर होगा ब्रेक करने के लिए ऑफ द, और जिससे इवेपोरेशन होगा, ठीक है। इवेपोरेशन और बढ़ेगा, ठीक है, सरफेस एरिया से बढ़ेगा, काइनेटिक और हीट से बढ़ेगा। थर्ड है इन हाईली ह्यूमिड वेदर, जैसे मैंने बोला ह्यूमिड वेदर है, ऑटोमेटिकली बाहर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इवेपोरेशन जो है उस टाइम पे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एज द एयर इज हाईली सैचुरेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, मैंने जैसे बोला। एज इवेपोरेशन टेक प्लेस, जैसे जैसे इवेपोरेशन होगा, द एयर इमीडिएटली अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, जो वाटर सरफेस के अबव जो वाटर है इवेपोरेट होगी, और वाटर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि वाटर वेपर में तीन तरीके की चीजें काम करती हैं, एक होता है हीट, एक होता है सरफेस एरिया, और एक होता है हमारी क्या कहते हैं वेदर कंडीशन क्या है। लाइक अगर ह्यूमिड है तो वाटर टेम्परेचर बढ़ाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है वाटर इन्वायरमेंट में। इलेस्ट्रेशन की बात करते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, जैसे कि हमने पढ़ा वही चीज कि व्हेन द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया इवेपोरेशन जो है बढ़ जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब बात करते हैं कूलिंग इफेक्ट की। क्या बात करते हैं? कूलिंग इफेक्ट की। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। ये बहुत इजी कांसेप्ट है, अच्छा कांसेप्ट है। आपने महसूस किया होगा जनरली क्या होता है, जब आप नेल मतलब नेल पे कुछ ऐसे लिक्विड फॉर्म पुट करते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मान ली गर्ल्स को तो आप आइडिया होगा, जब हम नेल पॉइंट रिमूव करने के लिए थिनर लगाते हैं, थिनर, तो क्या होता है ना, जब आप उसको थिनर को लगाते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा फील होता है, ठीक है। वो होता है कूलिंग इफेक्ट। वो क्यों होता है? क्योंकि जो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे जो सरफेस पे जो चीज होती है ना, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैस में, हीट रिलीज करती है। जैसे ही हीट रिलीज करेगी, तो ये जो एरिया है वहां की हीट जैसी रिलीज होगी, आपको वहां पे कूलिंग इफेक्ट आएगा, ठंडा लगेगा, ठीक है। मैंने लिक्विड इवेपोरेट्स, जो लिक्विड है इवेपोरेट होगा, इट ड्रॉज द एनर्जी फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, ठीक है। वो एनर्जी लिक्विड से ही लेगा, एंड इट कीप्स कूलिंग, कूल कर देगा सरफेस। द लिक्विड ड्रॉज ऑन द एनर्जी लॉस फ्रॉम द सराउंडिंग दैट इट टर्न्स बिकम कूलर, ठीक है। यानी कि जो लिक्विड होगा जब वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो वो जिस एरिया सराउंडिंग पे है उसको उसकी हीट ले लेगा, ठीक है। उसकी हीट से ही तो वो इवेपोरेट हो रहा है, उसकी हीट से इवेपोरेट होगा। जैसे ही वो हीट लेगा, तो उस एरिया में जो हीट जो उसने ले लिया अपने सराउंडिंग से, वो एरिया हल्का सा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वहां से हीट रिलीज हो गई है। उसी को होंगे कूलिंग इफेक्ट। वन सच यूजेज कैन बी सीन इन द फोर्स्ड कूलिंग बाय एयर कूलर। एयर कूलर्स अगर फोर्स कूलिंग करते हैं तो ड्यूरिंग समर में तो ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि नेल पॉइंट रिमूवर है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, क्योंकि लीविंग कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, थिनर लाइक, और वो कूलिंग इफेक्ट देगा। सेम अगर वाटर का ग्लास लेते हैं और गर्मियों के दिन है, ठीक है, और वाटर का ग्लास रखा, उसमें हमने ठंडा पानी डाला, ठीक है, एकदम से ठंडा पानी डाला, तो आप देखेंगे वाटर वेपर्स ना गिलास के ना अगल बगल वाटर वेपर गीला गीला हो जाएगा, मतलब वाटर वेपर्स बाहर आ जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है ना एटमॉस्फेयर में, अपने सराउंडिंग में, वो जो होते हैं वो ठंडे होने की वजह से ना वो ठंडे होने की वजह से ना क्या कहते हैं, तो कुछ गैस होती है, वाटर पार्टिकल्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने बोला कि गैस जो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, जब वो उसको हम फ्रीज करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं, तो वही चीज होगी, जो गैस प्रेजेंट होगी ना, वो जरा सा जो गिलास के बाहर का जो टेम्परेचर वो ठंडा है, उसकी वजह से प्रेजेंट होगा ना वाटर वेपर, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। इसलिए हम गैस के बाहर देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वाटर वेपर का ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाता है, जैसे हम ठंडा पानी डालते हैं गिलास में, है ना, समर समर डेज में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ कूलिंग, ठीक है। ऑन द कूलिंग, तो एनर्जी जो होती है गैस पार्टिकल जो डिक्रीज कर जाएगा टू फॉर्म अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल स्लो डाउन, मतलब ऑन द कूलिंग द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी जो होगी उसकी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज स्लो डाउन। द पार्टिकल्स ऑल्सो कम मच क्लोजर टू ईच other leading to intermolecular force of attraction, it causes gas to contract and form into a liquid, ठीक है। तो ये मूव होता है, ये पॉइंट होता है कूलिंग, कूलिंग, ठीक है। तो आई होप हमने पूरा चैप्टर जो है डिस्कस कर दिया मैटर सराउंडिंग उसका, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हमने आप जब हमने चैप्टर अच्छे से डिस्कस करा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपने वीडियो स्किप नहीं किया, पूरा देखा, और आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग चैप्टर चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास 9 के। तो वीडियो में रहने के लिए थैंक यू सो मच।